हिमालय अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक बुलंद इसकी विराट श्रृंखलाओं ने संसार को जल, जंगल और प्राणवायु के रूप में जीवन के अमूल्य उपहार तो दिए ही हैं, मानवों के रूप में भी अनेकों दिव्य और भव्य व्यक्तित्व दिए हैं। पर्णवाश्रम तथा दुष्यंत शकुंतला को जनमानस की मेधाओं में चिरस्थायी बनाने वाले महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व और कृतित्व इसी हिमालय महान की महान दास। हिमालय महान का वह भरत पुत्र जिसके व्यक्तित्व में हिमालय की गहराइयों की झलक है, विचारों में हिमाच्छादित शिखरों की प्रखर आभा है, कृतित्वों में गगनचुंबी श्रृंखलाओं की विराटता है। कालिदास अतीत का वह सुनहरा प्रकाश स्तंभ जिसके अमर आलोक ने भौतिक रूप से अंधकार में खो चुके पर्णवाश्रम को साहित्य के माध्यम से हमेशा आलोकित रखा। अस्तित्व विहीन होने के उपरांत भी पाठकों बुद्धिजीवियों की मेधाओं में जीवंत रखा। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कालजयी नाटक की रचना कर तत्कालीन हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत और महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री रूपसी शकुंतला के प्रणय प्रसंगों को नाटकीय विधा के द्वारा पाठकों के सामने रखकर पर्णवाश्रम ही नहीं तत्कालीन व्यक्तित्वों को भी सदा के लिए अजर अमर कर डाला। कालिदास पर्णवाश्रम गुरुकुल का वह प्रतिभाशाली स्नातक जिन्होंने तत्कालीन उज्जैनी नरेश सकारी विक्रमादित्य की राजसभा को उनके नवरत्नों में से एक रत्न बनकर सुशोभित किया। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने शक राजाओं को परास्त कर सकारी की उपाधि धारण की थी। अपने इस महान अभियान को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने ही विक्रमी संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था, जो आज भारत देश का राष्ट्रीय वर्ष है, जिसके द्वारा आज भी समय की गणना और पर्वों का निश्चय किया जाता है। भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने वाले सकारी राजा विक्रमादित्य का समय 57 ईस्वी पूर्व है। इस हिसाब से देखा जाए तो महाकवि कालिदास भी इसी समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व में जितने लोग महाकवि कालिदास को जानते हैं उतने ही पर्णवाश्रम को भी जानते हैं। पर्णवाश्रम ही क्या, सारा हिमालय प्रांत उनकी लेखनी का ऋणी है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित 7 कृतियों में से मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, इन 5 कृतियों में विराट हिमालय और उसकी स्नेहिल प्रकृति का सुंदर निदर्शन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम में गढ़वाल हिमालय की प्रकृति तथा आध्यात्मिक स्वरूप का विशद, रोचक व जीवंत वर्णन पाया जाता है, जो हिमालय का ही एक संभाग है। मेघदूतम खंड काव्य में गढ़वाल हिमालय की नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, तीर्थों व नगरों का जीवंत वर्णन पाया जाता है। वहाँ उनका मेघ नामक दूत नासिक के रामगिरी पर्वत से अपनी यात्रा प्रारंभ करता हुआ रेवा नदी, विंध्य पर्वत, विदिशा, उज्जैनी नगरी, निर्विंध्या नदी, देवगिरी, कुरुक्षेत्र से गुजरता हुआ गढ़वाल हिमालय के दक्षिण में स्थित कनखल पहुँचता है। कनखल से आगे उत्तर की ओर बढ़ता हुआ उसकी सुरम्य प्रकृति में डूबता उतरता हुआ मंदाकिनी नदी, काली माट और उसके बाद हिमालय में स्थित अलकापुरी तक पहुंचकर ही विश्राम लेता है। प्रकृति का सरस व सजीव वर्णन करने वाले इस महाकवि ने यद्यपि अपने अमर साहित्य में अपने जन्म स्थान का कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उनके साहित्य में हिमालय के प्रति जो सहज अनुराग दिखाई देता है, उससे सहज अनुमान किया जा सकता है कि वे निश्चित ही हिमालय के निवासी थे। हिमालय के बाद उनकी रचनाओं में उज्जैनी नगरी को सर्वाधिक सराहा गया है, लेकिन सर्वविदित है कि उज्जैन नगरी उनकी कर्मभूमि थी। जब हम दावा कर रहे हैं कि महाकवि कालिदास का जन्म हिमालय में हुआ, तो यह सिद्ध करना भी आवश्यक हो जाता है कि हिमालय का वह कौन सा स्थान है जिसे कालिदास ने अपने जन्म से अलंकृत किया। प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार कालिदास ने मां काली की आराधना के पश्चात विद्वता की प्राप्ति की थी। इस जनश्रुति से संकेत मिलता है कि कालिदास ने मां काली के किसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में रहकर विद्या का अर्जन किया। संपूर्ण उत्तराखंड में मां काली के दिव्य भव्य पौराणिक स्थलों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि काली मठ नामक स्थान उन सभी संभावित स्थानों में सर्वोपरि है। काली मठ इसलिए भी क्योंकि कालिदास ने अपने अमर साहित्य में इस संपूर्ण परिक्षेत्र का जीवंत वर्णन किया है। चलिए पर्णवाश्रम और मालनी नदी के परिक्षेत्र से आगे निकलकर मंदाकिनी नदी घाटी में स्थित काली मठ की यात्रा पर बढ़ निकलते हैं। काली मठ
माँ काली का एक प्रख्यात सिद्धपीठ जिसका अस्तित्व पौराणिक काल से है, जो अनेकों पौराणिक घटनाओं का साक्षी है। पर्णवाश्रम से लगभग 335 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित माँ काली का यह मंदिर वर्तमान में भी अटूट आस्था का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों से लेकर देश विदेश के विभिन्न प्रभागों से वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। जन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का संबंध कालिदास से जुड़ता है। कवि कालिदास सरस्वती के भरत पुत्र हुए हैं और उन्होंने भारतीय वाङ्मय, भारतीय संस्कृति का विश्व में जो प्रचार और प्रसार किया, उससे सारा विश्व आज भी नतमस्तक है ऐसे महाकवि के लिए। तो कालिदास जी ने स्वयं इस स्थान में आकर के माँ भगवती सरस्वती की उपासना की, महाकाली की उपासना की और यहाँ का जो चतुर्दिक भौगोलिक वर्णन है, उस भौगोलिक वर्णन को जो है अपने तमाम काव्यों में उन्होंने किया। अंता बाह्य साक्ष्य प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि महाकवि कालिदास कबीरठा में जन्मे, यहाँ वो पले और भगवती सरस्वती की उन्होंने इस स्थान में उपासना की। जनमान्यताएं यह भी हैं कि निकटवर्ती कविल्ठा नामक गांव में जन्मे कालिदास के पूर्वज परंपरागत रूप से काली मठ में पौरोहित्य का कार्य करते थे। यही कारण रहा कि कालिदास का बालपन यहीं पर माँ काली की सेवा में बीता। माँ काली के सेवक होने के कारण ही उन्हें कालिदास की उपाधि मिली। अब आवश्यकता उस तथ्य के परीक्षण का भी है जिसमें बताया गया है कि कालिदास का जन्म कविल्ठा नामक गांव में हुआ था। चलिए इन सर्पीले पथों पर और आगे बढ़ निकलते हैं। कविल्ठा काली मठ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में पहाड़ी ढलान पर प्राकृतिक हरितिमा के बीच रचा बसा एक सुंदर सा गांव। कालीगंगा नामक नदी इस गांव की तलहटी में अपनी मनमोहक स्वर लहरियों स्वच्छ आभा के साथ प्रवाहमान है। कविल्ठा गांव की तलहटी में बहने वाली इस नदी का यह कलेवर इस गांव से कुछ पहले रुच महादेव नामक प्राकृतिक तीर्थ में मंडाणी पर्वत शिखर से निकलकर बहने वाली मंडाणी नदी तथा खामेश्वरी नदी के संगम से निर्मित होता है। इस नदी को ही काली मठ में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। कविल्ठा नामक यह गांव यद्यपि आधुनिक जन कोलाहल से दूर प्रकृति की नीरवता में बसा हुआ है, किंतु महाकवि कालिदास से जुड़कर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर कालिदास की स्मृति में एक मंदिर, एक सभा भवन तथा एक प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया गया है। वर्तमान में कालिदास मंदिर परिसर का संरक्षण कविल्ठा ग्राम के निवासी श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी कर रहे हैं। उनके द्वारा भी हमें कालिदास के विषय में कई जानकारियां प्राप्त हुई। कालिदास मंदिर के निकट यक्ष का स्थान भी है। यक्ष को स्थानीय भाषा में जाक कहा जाता है। यक्षों को रहस्यमयी मानव जाति में माना जाता है, जिसका किसी समय हिमालय प्रांत पर राजनीतिक अधिकार हुआ करता था। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम नामक खंड काव्य से ज्ञात होता है कि समय के उस काल खंड में हिमालय प्रांत पर किसी यक्ष प्रजाति के राजा का अधिकार था, जिसकी राजधानी अलकापुरी बताया गया है। आज भले ही यक्षों का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अपनी जनप्रियता और रहस्यमयी व्यक्तित्व के चलते वे आज भी जनमानस में समादृत हैं। अपनी इस संपूर्ण शोध यात्रा और उससे प्राप्त तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कालिदास का जन्म गढ़वाल के कविल्ठा नामक गांव में हुआ था, जिसके अंतः और बाह्य साक्ष्य उपलब्ध हैं। कालिदास की प्रारंभिक शिक्षा काली मठ में संपन्न हुई। उच्च शिक्षा पाने के लिए किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें कण्वाश्रम नामक गुरुकुल भेज दिया गया। कण्वाश्रम गुरुकुल में अध्ययन करते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा के वैदिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य दोनों ही विधाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। विक्रमोर्वशीयम में उनके वेदों पुराणों में पारंगत होने का प्रमाण मिलता है। कुमार संभवम में शिव पुराण, अभिज्ञान शाकुंतलम में महाभारत, मालविकाग्निमित्रम में इतिहास विधा में पारंगत होने का प्रमाण मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जहाँ वैदिक छंद त्रिष्टुप का प्रयोग मिलता है, वहीं उन्होंने मालिनी नामक लौकिक छंद का भी सुरुचिकर प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने वैदिक संस्कृत निष्ठ श्लोक तो लिखे ही हैं, लौकिक व व्यावहारिक संस्कृत का भी सरस प्रयोग किया है। कण्वाश्रम में विद्यार्जन करने के बाद उन्हें अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के चलते सकारी राजा विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न बनने का सुअवसर मिला। कालिदास से पूर्व यहाँ के एक और ख्याति प्राप्त स्नातक वासुदेव थे, जो शुंग राजवंश के अमात्य के रूप में नियुक्त हुए थे। उनके द्वारा ही 75 ईस्वी पूर्व में पर्ण नामक राजवंश की स्थापना की गई।
कालिदास गढ़भूमि से उज्जैन तो चले गए, लेकिन मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा वहां बिताए गए समय की स्मृतियां उन्हें सताती रही। यही कारण रहा कि उन्होंने यक्ष की कल्पना कर बादलों के माध्यम से संदेश भेजकर सारे गढ़वाल भूमि का मार्मिक वर्णन कर डाला। मेघदूतम नामक अमर काव्य रच डाला और सिद्ध कर दिया कि जननी और जन्मभूमि चाहे कैसे भी हो, स्वर्ग से कम रुचिकर नहीं होते हैं। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा जो उन्होंने अपने अध्ययन काल में गुरुमुखों से सुनी, पश्चात महाभारत में पढ़ी, उस रोचक रमणीय कथा वस्तु को लेकर उज्जैन में रहते हुए उन्होंने जो नाटकीय ताना बाना बुना, उसे आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जानते हैं। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में कालिदास ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की, उस समय हिमालय के गढ़वाल कुमाऊं से लेकर हिमाचल तक कुड़िंद राजवंश के अंतर्गत राजा अमोघ भूति का शासन था। मान्यता है कि महाकवि कालिदास के आमंत्रण पर राजा अमोघ भूति उनके अभिज्ञान शाकुंतलम के मंचन को देखने उज्जैन गए थे। इस नाटक से राजा अमोघ भूति इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी राजकीय रजत मुद्राओं में अभिज्ञान शाकुंतलम की भावभूमि पर शकुंतला के चित्र अनेक मुद्राओं में मुद्रित किए, जो आज भी यदा कदा भूगर्भ से बाहर निकलकर इस तथ्य को पुष्टि प्रदान करते रहते हैं। कुछ और भी तथ्य हैं जो कालिदास को गढ़ निवासी सिद्ध करने में सहायक हैं। पहला यह, कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, उसकी शब्दावलियां आज भी मंदाकिनी नदी घाटी में बोले जाने वाली गढ़वाली भाषा से मेल खाती है। दूसरा यह कि गढ़वाल में प्रचलित रीति रिवाजों का उनके ग्रंथों में प्रचलित रीति रिवाजों से गजब की साम्यता है। मंदाकिनी नदी के प्रति अति आत्मीयता भी उन्हें मंदाकिनी नदी घाटी के निवासी होने की सूचना देता है। ये थी कर्णवाश्रम के संदर्भ में कालिदास, कविल्ठा और कालीमठ की रोचक कहानी। अतीत की इस कहानी में जनश्रुतियां भी हैं, तथ्य भी हैं, प्रमाण भी हैं। सभी जनश्रुतियों, तथ्यों, प्रमाणों को जोड़कर जो एक मिली-जुली कहानी बनती है, उसमें हिमालय के महान सपूत कालिदास, भरत तथा भारत की दिव्य भव्य झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नमस्कार।